हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के हिस्ट्री के एनिसेंट हिस्ट्री पार्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि डे 17 होने वाला है। इसके पहले के डे 1 to 16 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इन पे लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज के जो टॉपिक हैं वो है महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर कालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनसे हर बार एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो आप जो है पूरे वीडियो को देखें और स्किप ना करें। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गंधार शैली का जन्म हुआ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ पर स्थित सिंह की प्रतिकृति है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पिट किए हुए हैं, परंतु सामने से केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे स्थित चौकी पर उभरी हुई नक्काशी है, जिसमें 24 तीलियों का एक चक्र है, जो बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। साथ ही इस चौकी पर 4 पशु दर्शाए गए हैं, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल, एक हाथी और एक सिंह। गंधार शैली में बुद्ध की पहली प्रतिमा बनी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। वेद प्रामाण्य के प्रति अवास्था, कर्मकांडों का निषेध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार लगभग एक ही समय में हुआ था। दोनों का उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना था, परंतु आचरण व्यवहार के मामले में जैन बौद्ध धर्म के सापेक्ष ज़्यादा कठोर है। दोनों धर्मों के निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भी भिन्नता है। जैन धर्म के अनुसार तपस्या, उपवास और काया क्लेश आदि से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किंतु बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, अशोककालीन स्तंभों की सामान्यता संरचना क्या थी। तो पूछ रहा है इसमें सही कूट से उत्तर देने के लिए। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। एकाश्म पत्थर से निर्मित स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मौर्यकालीन गुहा निर्माण कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने कथन सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, सभी 3। यह शैलकृत स्थापत्य कला का रूप है। इसमें चट्टानों को काटकर कक्षों का निर्माण किया जाता था। इन कक्षों का उपयोग भिक्षुओं द्वारा आवास के रूप में किया जाता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किसने कहा है कि चंद्रगुप्त का राजप्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फायान। नेक्स्ट है ध्यान। अगला प्रश्न है, घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नंद वंश का अंतिम शासक नागानंद था। ये गलत है, क्योंकि नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो घनानंद ही था। बाकी जो है जो सही है उन्हें देखते हैं। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। धनानंद के दरबार में चाणक्य आया था। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सामंतवाद एवं भूमिदान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेनसांग ने हर्षवर्धन को ब्राह्मण जाति का बताया था। ये गलत है।
बाकी सही है। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णन से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। यह वैश्य क्षत्रिय था। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद के उदय के क्या कारण थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग, राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, कृषि का विस्तार एवं कृषि अधिशेष, व्यापार वाणिज्य का प्रसार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, मगध में शासन करने वाले वंश का क्रम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। मगध में शासन करने वाले वंशों में पहला वंश बृहदत्त वंश का उल्लेख महाभारत में मिलता है। इतिहासकारों द्वारा मगध में शासन करने वाले वंशों का क्रम हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य को बताया गया है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, उसके बाद कलाशोक। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मिलान करें। एक तरफ है महाजनपद, दूसरी तरफ है उनकी राजधानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3, 4, 2, 1। आइए इसे मैच कर लेते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। यानी पांचाल, अनिल छत्र, मत्स्य, विराटनगर, मल्ल, कुशीनगर, अंग, चंपा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हर्यक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसमें से जो है 3 कथन सही हैं। तो देखते हैं इसमें से कौन से 3 कथन सही हैं। तो 1, 3 और 4 सही हैं। इन्हें देख लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये गलत है, बाकी सही है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का महान कूटनीतिकार वत्सकार था। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी नहीं बनाया था, ठीक है। उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उदयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये गलत है, बाकी सही है। उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उदयन जैन एवं बौद्ध दोनों को समान रूप से मानने वाला शासक था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी बिंबिसार के समय गिरिव्रज या राजगीर, उदयन ने इसे पाटलिपुत्र बनाया, शिशुनाग ने इसे वैशाली को राजधानी बनाया था। मगध की राजधानी राजगृह सुरक्षित स्थान पर स्थित थी एवं 5 भरी पहाड़ियों से घिरी थी। बाद में बनने वाली राजधानी पाटलिपुत्र भी नदी दुर्ग के क्षेत्र में स्थित थी एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षित थी। नेक्स्ट है, महापद्मनंद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये गलत है, बाकी सही है। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वछत्रांग एवं भार्गव की उपाधि धारण की थी। पाणिनि नामक व्याकरणाचार्य महापद्मनंद के समकालीन थे। महानंदिन का दासी पुत्र महापद्मनंद एक शूद्र था जो महानंदिन की हत्या किया था। पाणिनि इसके समकालीन थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। पुराणों में महापद्मनंद को महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। इसे महापद्म, एकराट, सर्वछत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद गांधार। ये गलत है। अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद कम्बोज था। बाकी जो सही है उन्हें देखते हैं। वर्तमान भारत की सीमा के बाहर स्थित महाजनपद कम्बोज एवं गांधार। पाकिस्तान में स्थित महाजनपद कम्बोज एवं गांधार। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्न में से कौन उनकी पत्नी नहीं थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कुमार देवी। ये उनकी पत्नी नहीं थी। बाकी कौशला देवी, चेलना, क्षेमा ये सभी उनकी पत्नियां थीं। कुमार देवी सुविख्यात लिच्छवी कुमारी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी और समुद्रगुप्त की माता थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से हुई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 और 2। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त। चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण आचार्य था। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से विख्यात हैं। चनक नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य कहा गया। इस ग्रंथ को 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मित्र। उसके अलावा जो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज के अन्य प्रमुख हैं उनमें है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, ठंड और मित्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें से जो है तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2, 3। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तक्षशिला के विद्रोह को सुसीम ने दबाया। ये गलत है क्योंकि इसे जो है अशोक ने दबाया था। बाकी बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन और भद्रासार कहा जाता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध वास्तविक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। अच्छी उपज, लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सही है। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन के बारे में बताता है। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान राजनीतिक आर्थिक स्थितियों के सरकारी नीति और कार्यप्रणाली के विश्लेषण पर ग्रंथ। दिव्यवादान अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार का उनका प्रयास। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा संस्कृत भाषा का एक नाटक है जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से जो है 2 कथन सही हैं, 2 और 3 सही है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त अशोक देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस को। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 1, 4। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। A2, B3, C1, D4। चंद्रगुप्त, सेंडोकोट्स, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कथन अशोक कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था।
कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर एक स्पष्ट व्याख्या करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल के दौरान एग्रोनोमाई सड़क निर्माण के अधिकारी थे। यूनानी लेखक स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एग्रोनोमाई नामक अधिकारी सड़कों की देखभाल, भूमि की नापजोख, जलाशयों का निरीक्षण, नहरों की देखभाल करता था ताकि सभी लोगों को पानी ठीक से मिले। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महास्थान सागौड़ा। महास्थान जो है वो बांग्लादेश के बोगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है बी, 2 1 4 3। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यानी उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, कलिंग प्रांत, तोशली, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये नहीं है, बाकी हैं। बाहरी क्षेत्रों में लोहे के उपकरणों और हथियारों का प्रसार, अशोक की नीतियों के खिलाफ ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, विशाल सेना के रखरखाव के कारण वित्तीय संकट। सिकंदर का आक्रमण जो है इन कारणों में नहीं था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो फिर से सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है तीर्थ, दूसरी तरफ है संबंधित विभाग एवं कार्य। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 4 1 3। तो इन्हें मैच कर लेते हैं। ए 2, बी 4, सी 1, डी 3। दंडपाल पुलिस अधिकारी, आठवीं वन विभाग का प्रधान, नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी, अंतरपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का वर्णन है। इनमें से कौन सी समिति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3। शिल्प कला समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सही है। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर के प्रमुख अधिकारी को महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर के 2 प्रकार के थे, संस्था और संचार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से जो है 2 कथन सही है। उन 2 कथनों में है 2 और 3। तो इन्हें देखते हैं। मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष आषाढ़ या जुलाई से शुरू होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसका मिलान सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नीचे इसके सही मिलान को देखते हैं। मौर्यकालीन सिक्के स्वर्ण, चांदी एवं तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्कों को निष्क या सुवर्ण, चांदी के सिक्कों को काशार्पण या धरन कहते थे एवं पन भी कहते थे। इसके अलावा तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। छोटे तांबे के सिक्के को काकनी कहते थे। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल की चर्चा मिलती है, जिसका अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में से किससे सूखी अंजीर, अंगूर का मदिरा एवं एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सीरिया के एंटियोकस प्रथम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है किसका मिलान गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। सरकारी भूमि से लिया जाने वाला कर सीता,
आयात कर प्रवेश, भूमाप संबंधित कर रज्जु। आपातकाल कर जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत के राजनीतिक एकता में क्या परिवर्तन हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। मौर्यों के ह्रास के बाद छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए, विदेशी आक्रमणकारियों को प्रोत्साहन मिला, सत्ता का मुख्य केंद्र गंगा घाटी में आ गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सही है। डेमेट्रियस कुल का महान शासक मिनांडर प्रथम विदेशी शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। डेमेट्रियस कुल की राजधानी साकल थी। मिनांडर सभी हिंद यूनानी शासकों में सबसे महान था। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु के बीच नागसेन से प्रश्न पूछ रहे थे। इसका संकलन मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। मिनांडर प्रथम विदेशी शासक था जो भारत आकर बौद्ध धर्म को अपनाया। सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हेलियोडोरस एंटिओक्लिड्स का राजदूत था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। पहलव वंश का संस्थापक फ्रीडेफर्ट्स प्रथम। पहलव वंश का सबसे महान शासक गोंडोफर्निस। पहलव वंश की राजधानी पेशावर पाकिस्तान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। बाकी जो सही है उन्हें देखते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ बौद्ध संगति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सही है। कनिष्क की राजनीतिक राजधानी पेशावर। कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था। कनिष्क खुद को देवपुत्र कहकर पुकारता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नेक्स्ट है कथन, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन बी, उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ कथन नहीं, यहाँ कारण होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। बाकी जो सही है उन्हें देखते हैं। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। जो सही है, सात वंश का संस्थापक सिमुक। बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को नष्ट किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ। कलिंग का राजा खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। डेमेट्रियस यवन राजा था जो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी को देख लेते हैं। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। पुराणों में सातवाहन को आंध्रभृत्य कहा गया है। सातवाहन का महान शासक सतकर्णी प्रथम था। नेक्स्ट, किस अभिलेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने घोड़े के 3 समुद्र
के घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नासिक अभिलेख। गौतमीपुत्र सतकर्णी 106 से 130 ईस्वी यह सतवंश वंश का सबसे महान शासक था। इसके विषय में जानकारी इनकी माता गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इन्होंने राजा राम तथा विंध्य नरेश जैसी उपाधि धारण की। इनका संघर्ष शक शासक नहपान के साथ वेनगंगा नदी के तट पर हुआ, जिसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी विजयी रहे। नासिक के जोगलथंबी से चांदी का सिक्का मिला है, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है। नेक्स्ट है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सभी सही हैं। भारत में सामंती प्रथा का जनक सातवाहन शासकों को माना जाता है। सातवाहन काल में जिला को आहार कहा जाता था। सातवाहन काल में अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए सही नहीं है, बाकी सही है। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरुआत की। सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कार्ले का चैत्य और अमरावती का स्तूप है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले जो है एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सातवाहनों में राजाओं का नाम मातृ प्रधान है, किंतु सातवाहन समाज में पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में मौर्य के अधीन काम किया था। सातवाहन के समय सर्वाधिक सीसा के मुद्रा का प्रचलन हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र से शुरू किया। इस काल में व्यवसाय एवं शिल्पियों के श्रेणियों के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। इस काल में राजा कृषकों के उपज का 1/6 भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब लाइक कर दें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। मौर्य और मौर्योत्तर युग में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भरूच। भरूच को भरूच कहते हैं, जो पश्चिम भारत के गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। भरूच मौर्य साम्राज्य, पश्चिम क्षत्रपों, गुप्तों और गुर्जर प्रतिहारों का हिस्सा था। क्षत्रप काल में भरूच बंदरगाह बहुत समृद्ध था। यह भूमि और जल दोनों मार्गों के व्यापार का प्रवेश द्वार था। अन्य प्राचीन बंदरगाहों की तरह भरूच बंदरगाह पर दासों का व्यापार होता था। यूनानियों और रोमन के बीच इसे बैरीगाजा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस वंश के समय वह फले फूले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुंग। पतंजलि और पाणिनि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे, जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें है योग सूत्र, अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी पर महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पाणिनि के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण अष्टाध्यायी एक व्याकरण है, जो अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 सही है। तो इन्हें देख लेते हैं। इन्हें त्रिकोणमिति का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। गुप्तचरों की राजा तक पहुंच सदैव रहनी चाहिए, चाहे वह भोजन कर रहा हो या आराम या उद्यान में हो। इस कथन का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गिरनार अभिलेख। इस कथन की व्याख्या गिरनार अभिलेख में की गई है। गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियों में है।
यहाँ पर स्कंदगुप्त के शिलालेख भी हैं। धौली अभिलेख में कहा गया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौशाम्बी स्तंभलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। रुमिनदेही में अशोक ने धार्मिक कर या बलि माफ कर दिया था तथा भूराजस्व की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। ये सबसे छोटा स्तंभलेख है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इनमें से कितने सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। संनिधाता को राज्य के कोषागार का संरक्षक, समाहर्ता, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ महामात्य कहलाते थे। ऐसे अधिकारियों की संख्या 18। तीर्थ के पश्चात अधिकारी कर्म में अध्यक्षों का स्थान था तथा इनकी संख्या 27 थी। कुछ प्रमुख अध्यक्ष थे सीताध्यक्ष, पौधवाध्यक्ष, मापतौल, लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा टकसाल, पण्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य, विविधाध्यक्ष, चारगाह, काकड़ाध्यक्ष इत्यादि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3। मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट है प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में सूची को सूची 2 से मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 3241। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। A3, B2, C4, D1 यानी सौंदरानंद संस्कृत, मिलिंद पन्हो पाली, बृहत कथा पैसाची, सेतुबंध प्राकृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। इसमें से जो है सिर्फ पहला कथन सही है, उन्हें देखते हैं। कुषाणकालीन मूर्तिकला में अंग प्रदर्शन अधिक है जबकि गुप्तकालीन मूर्तिकला में अंग प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है। कुषाण काल में गांधार और मथुरा शैली को संरक्षण था जबकि गुप्त काल में प्रभा मंडल आकर्षक था। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा एनिसेंट हिस्ट्री डे 17 यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस। सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू।